ठीक, थर्मल एक्सपांशन स्टार्ट करते हैं। थर्मल एक्सपांशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको स्क्रीन शेयर में ले रहा हूं, है ना। जो यूजेस हैं इसके थर्मल एक्सपांशन का रीजन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट कुछ इमेजेस में शेयर कर रहा हूं अभी। ये दिख रही इमेज एक, वो सॉरी अभी नहीं आया स्क्रीन से सर बस बोर्ड रुकना, अभी आ रही है अभी इमेज। अभी दिख रही है इमेज। हाँ सर। क्या हो रहा है दिखाओ, बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है। सर को हीट दे रहे हैं सर, वो वाटर का कुछ तो हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है सर, वाटर को हीट दे रहे सर, हैं। टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है और कुछ वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाँ, मतलब कि अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो वहां पे तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, साथ में उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है ना। हाँ हाँ सर। सर। अभी जैसे देखो 3 मार्क तक दिख रहा है, वो मान लो 3 लीटर है। उसके बाद देखो कौन से मार्क तक आ गया, वो 5 मार्क है ना। 5 लीटर हो गया। जादू कैसे हो गया, तुमने लाए थे 3 हो गया 5। जादू हो गया कि नहीं हो गया। सर डेंसिटी क्या के हाँ? सर वो डेंसिटी का आपने को 10th में पढ़ने को मिला था। डेंसिटी राइज होती है राइजिंग टेम्परेचर के साथ 4 के बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद राइजिंग टेम्परेचर के बाद डेंसिटी भी राइज होती है, मतलब सॉरी वॉल्यूम भी राइज होता है। अभी पढ़ेंगे ना, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। अभी देखो इसमें क्या अनयूजुअल दिख रहा है, बताओ जरा। अभी इसमें क्या अनयूजुअल दिख रहा है। सर इतने सारे कर्व, हैं? ये टेढ़ा मेढ़ा है सर, ट्रेन सीधा चलता है। हाँ हाँ, क्यों हुआ ऐसा बता सकते हो क्या। हीट की वजह से। सनलाइट सर, नहीं उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये हो रही, हीट आ रही, तो और कर्व जैसे दिख ट्रेन भी रहा है। ऐसे ऐसे सांप जैसे चलेंगी। अनयूजुअल हो रहा है ना, कुछ ट्रैक्स जो होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेढ़े मेढ़े हो गए। क्यों हो गए ऐसे, ये थर्मल एक्सपांशन के कारण हो गए है ना। जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो उनने ठंड के दिनों में बनाए होंगे या प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं की है। बीच बीच में ट्रैक्स में क्या करते हैं ना, कट मारते, गैप देते, जिससे जब गर्मी आती है तो वो फैल जाते हैं और फिर ये इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पाता ट्रैक, उसमें सीधे सीधे रहते फिर वो। ठीक है। या ठंड के दिनों में क्रैक्स नहीं मारते, टूटते नहीं है ना। तो ये अनयूजुअल हो गया, मतलब जिस भी इंजीनियर ने ये ट्रैक बनाया होगा या डिजाइन किया होगा, ऑनलाइन ना क्लास पास किया होगा। होगा सर उसने। ऑनलाइन क्लास किया होगा सर। उसने ऑनलाइन क्लास किया होगा। नहीं, सर ऐसा पर नहीं है। ये ट्रैक को ट्रेन यूज कर सकती है क्या। ट्रेन बहुत स्लो स्पीड में कर सकती, बहुत ही स्लो, बट और मुझे अगर लग रहा है कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 व्हील्स के बीच में जो गैप आएगा ना, फ्रंट और बैक वाले, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, मुश्किल है, मतलब ऐसा है ट्रैक यूज। अच्छा सर ठीक है। ठीक है ना। कम से कम इतना रहना चाहिए कि एक पूरा जो बोगी है वो निकल जाए, तो यहाँ पर तो एक बोगी भी नहीं निकल पाएगी ऐसा लग रहा है। ये वाले पे देखो, इस पे हो सकता है बहुत स्लो स्पीड से जाए तो हो सकता है ये वाले ट्रैक में, ये भी है ना, दिख रहा है इसमें भी। ये जनरली कहाँ पे ऑब्जर्व होता है इस तरह से अनयूजुअल। यहाँ पे गर्मियां बहुत पड़ती ना या ठंडी बहुत पड़ती, तो वहाँ बहुत चैलेंज होता है इंजीनियर्स के लिए कि कैसे ट्रैक्स को बनाएं जिससे टेम्परेचर में, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ठंडी बहुत ज्यादा है, बहुत नीचे टेम्परेचर चला गया, गर्मी में बहुत ऊपर चला गया, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है इंजीनियर्स को इस तरह से ट्रैक्स में बनाना। इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ढूंढो, तुम लोग इंजीनियर्स हो ना। ये इसमें देखो, यहाँ पे 100 फीट की एक रॉड है, मान लो लेड की रॉड है 100 फीट की, और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 100 फीट में कितना इंच बढ़ रहा है, लगभग 3.5 इंच बढ़ रहा है लेड में। टिन में लगभग 3 इंच बढ़ रहा है, ब्रास में लगभग 2 इंच बढ़ रहा है, कंक्रीट भी एक्सपांड होती है लगभग 1.5 इंच, है ना। नहीं इंच नहीं, वो भी फीट में है, इतने फीट चेंज हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो ना, 100 फीट का अगर लेड है तो वो लगभग 3 फीट बढ़ गई। 100 फीट में 3 फीट बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। इसमें स्टील में देखो लगभग 1 फीट उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। पोर्सलिन में सबसे कम होता है ये चेंज। यहाँ पे देखो, है ना,
दिख रहा है ये डायग्राम? हाँ सर। हाँ, इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे 140 पे देखो आधा पानी हो गया, ज्यादा हो गया वॉल्यूम, एंड 180 डिग्री पे देखो कितना ज्यादा हो गया। समझ गए? हाँ सर। सर बट ये इसको हीट दे रहे तो इंक्रीज हो रहा है, पानी तो उतना ही है ना, थर्मल गैसियस फॉर्म एक्सपांसन, में फॉर्म होना चाहिए। हीट थर्मल देने पे तो पानी कम होता है ना। थर्मल एक्सपांसन हो रहा है ना बेटा, ऐसा थोड़ी कि पानी कम होगा। थर्मल एक्सपांसन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स पास पास में थे वो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण उनमें दूर दूर होने लगे वो। ये देखिए कितना खतरनाक हुआ है यहाँ पे ट्रैक, दिख रहा है? यस सर। हम्म। ये इस तरह का डिजाइन क्यों दिया गया बताओ जरा? पाइप में ऐसा सीधा सीधा नहीं बना सकते थे क्या? सर कुछ तो होगा। हीट ज्यादा होंगी इसलिए गर्म हो जाता हूँ। देख, अगर हीट ज्यादा होगी ना तो ये जो लूप बनाए हैं उसी लूप में वहां पे चेंजेस आ जाएंगे, तो वो कहीं से टूटेंगे नहीं, क्रैक्स नहीं होंगे उसमें। समझ गया? हेलो? यस सर। यस सर। ये देखो एक थर्मल एक्सपांसन का यूज है। बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है जो थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए काम में आती है, जिसमें स्टील और ब्रास को एंड टू एंड चिपका देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ब्रास ज्यादा एक्सपांड होती, स्टील कम एक्सपांड होती। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ब्रास ज्यादा एक्सपांड होगी लेकिन स्टील कम होती, तो उसका शेप ऐसा कर्व जैसा बन जाएगा। और स्विच के जैसे फिर यूज कर सकते हो आप उसका। नीचे एक स्विच बना हुआ है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो स्विच ऑन है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बायोमेटालिक स्ट्रिप में चेंजेस आएंगे, उसकी आर्क बदलेगी, तो वो स्विच वहां पर से देखो कांटेक्ट लूज हो गया तो ऑफ हो गया स्विच। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन हम घरों में यूज करते हैं ना, प्रेस ऑटोमेटिक स्विच जो बनते हैं टेम्परेचर के साथ में, इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, है ना, पावर ऑफ हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम थर्मल स्टेट। यहाँ पे अभी समझ गया? हेलो? यस सर। ये इसमें देखना, ये एक स्पेशल डिजाइन है, ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रिजेस में, ये ऐसे खांचे खांचे बने वहां पे। हेलो? अरे समझ गए? यस सर। ये क्यों बनाते हैं ऐसे? जिगजैग लाइंस। ये क्यों बनाते हैं ऐसे? तो सर वो थर्मल ब्रिज को ऊपर ताकि उठाने के कोई लिए। ट्रैफिक वो नहीं, थर्मल एक्सपांसन होगा ना तो ये चिपक जाएंगे वहां पे, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो टूटेगा नहीं, नहीं तो ब्रिज क्रैक हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ब्रिजेस में क्या करते हैं ना, ऐसे गैप बनाते हैं। देखना एकदम पूरा कंटिन्यूस स्लैब में कभी भी ब्रिज की ढलाई नहीं होती। स्लैब जो होते हैं अलग अलग स्लैब होते हैं, फिर उनको ज्वाइंट करते हैं। तो उससे थर्मल एक्सपांसन में या कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंजेस होते हैं लेंथ में, उससे बचा जा सके और ब्रिज आपका सेफ रहे। समझ गए? हेलो? अरे समझ गए? यस सर। ये भी बहुत भयंकर हो गया, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया ट्रैक। ये दिख रहा है सर? ये देखो एक ब्रिज। ये रिपेयर नहीं हो सकता क्या? नहीं, रिपेयर ही तो है, इसमें कुछ नहीं किए, मतलब ये एक छोटी सी टेक्निक यूज की है जिससे थर्मल एक्सपांसन के कारण ब्रिज में क्रैक ना आए। जैसे एक्सपांड होगा ना तो ये दोनों जो बीच में जो गैप दिख रहा है आपको पूरे भर जाएंगे, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो गैप खुलते जाएंगे, पर ब्रिज तो आपका सेफ रहेगा ना। बस यहीं पर से एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। अगर मान लो बिल्कुल चिपका देते इसको तो ये तो टूट जाता ब्रिज थर्मल एक्सपांसन के कारण। समझ गया? यस सर। देख इसमें आपको सर ऐसे, मैंने नागपुर के कोई भी ब्रिज में ऐसा नहीं देखा, तो नागपुर के ब्रिज क्यों नहीं देखा? वही नागपुर के ब्रिजेस में भी होता है। ओवरफ्लाई पे गया कभी? फ्लाई ओवर पे? सर वो मतलब ऐसे ऊपर से कभी नहीं देखा मैंने। मैं हाँ, ऊपर से नहीं दिखता। जब तुम ओवरफ्लाई से गाड़ी चलाते हुए जाओगे ना तो बीच बीच में झटके लगेंगे हर 10-20 मीटर पे आपको, हाँ हाँ सर, हल्के हल्के। हल्के हल्के। तो वो एक्चुअल में गैप होते हैं वहां पे, और वहां पे वो डामर वगैरह लगा देते हैं। मतलब वो नीचे से रहते हैं क्या सर हाँ, वो ये? नीचे से रहते हैं, ऊपर से डामर लगा देते, तो हमको दिखता नहीं है वो वैसा डायरेक्ट। ओके सर, हाँ ठीक है ओके, सर। अभी अभी कभी ऑब्जर्व करना अब इसको। हाँ बोलो। सस्पेंशन भी रहते हैं क्या ब्रिज में? सस्पेंशन, सस्पेंशन बोल सकते हैं, बट वो कंक्रीट का ही सस्पेंशन हो जाता है जिससे वाइब्रेशंस होते हैं उसपे। ये ऐसे जो गैप्स होते हैं ब्रिजेस में, जनरली ये टेक्निक यूज की जाती है ब्रिजेस में, क्योंकि कंक्रीट में भी एक्सपांशन होता है। हाँ
सीमेंट रोड में क्रैक्स आ रहे थे। हाँ, वो सीमेंट रोड में भी बीच बीच में क्रैक्स देते हैं वो, इसीलिए बीच बीच में ऐसा पूरा कंप्लीट स्लैबिंग नहीं करते, बीच में हर 50 मीटर में एक गैप देते हैं वहां पे। उसका रीजन भी यही होता है, थर्मल एक्सपांशन के कारण वो टूटे ना फिर, है ना। या फिर अगर कहीं से खराब होता है तो उतने पोर्शन को अलग करके दोबारा, और सिर्फ उतने पोर्शन को क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, मतलब पूरा रोड उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देख ये वाला डायग्राम देख, यहाँ पे क्या दिख रहा है इसमें? सर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स। नहीं, वो तो बॉन्ड्स हैं ही, उसमें जो साइड वाला पोर्शन देखना, वहां पे जो होल है, पूरा होल एक्सपांड हो रहा है वहां पे, है ना। हाँ सर। देख इसमें एक्सपांशन दे रहा है, सब में टेम्परेचर हम सेम अमाउंट में गर्म कर रहे हैं, पानी का, ईथर का, बेंजीन का, इथेनॉल का। सबसे ज्यादा एक्सपांशन किस में दिख रहा है आपको? बेंजीन में। वाटर में दिख रहा है नहीं सर। नहीं, ईथर में, ईथर में, ईथर में देख, हाँ ईथर सर, में ईथर सबसे में। ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद बेंजीन में, फिर इथेनॉल में, फिर वाटर में। ओके, ये समझ गए थर्मल एक्सपांशन? यस सर। है ना। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में नॉर्मली नहीं है, लेकिन जब जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना, तो उसमें फिर ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये पता नहीं, बट ये चैलेंजिंग काम है इंजीनियर्स के लिए भी, जहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे ये एक ट्रैक देखोगे, ये वाला ट्रैक देख, यहाँ पे सिर्फ एक में ही गड़बड़ आई, एक ट्रैक तो बढ़िया है, यहाँ पे एक ट्रैक खराब हो गए। खराब नहीं हुआ है, ये टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण ऐसा हुआ है ना, ये समझ गए। हेलो, सर फिर वहां से ट्रेन कैसे जाएगी? वहां से जा ही नहीं सकती ना बेटा, या तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ होगा तो वो चेक करते रहते हैं ना, फिर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ये ट्रैक को निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। सर फिर मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा मेंटेनेंस ज्यादा। सर ये ट्रैक पे तो ट्रेन ही पलट जाएंगी ना। ओके, चलो, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थे थर्मल एक्सपांशन के जो हमने देखे। अभी थर्मल एक्सपांशन 3 टाइप्स का होता है, एक हो गया लीनियर एक्सपांशन, एक हो गया एरियल एक्सपांशन, और एक होता है सुपरफिशियल एक्सपांशन, है ना। तो थर्मल एक्सपांशन आर बेसिकली 3 टाइप्स: लीनियर एक्सपांशन, सरफेस और सुपरफिशियल एक्सपांशन, एंड तीसरा होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। तो जो थर्मल एक्सपांशन है ये 3 टाइप से है। कौन कौन से 3 टाइप? लीनियर एक्सपांशन, सरफेस एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। ये 3 टाइप के होते हैं। लीनियर एक्सपांशन मतलब अलोंग द लेंथ जो चेंज आ रहा है उसको हम लीनियर एक्सपांशन बोलेंगे, है ना। अलोंग द लेंथ जो चेंज होते हैं उसको लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। तो अलोंग द लेंथ के लिए ध्यान देना, ये जैसे हमने कोई रॉड लिए, ठीक है, एंड नाउ इट इज T0 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी लेंथ है L0, फिर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिए T डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी जो लेंथ है ये राइज कर जाएगी यहाँ पे भाई। अभी इसकी लेंथ कितनी हो गई? L हो गई। तो जो चेंज आ रहा लेंथ में, देख सकते हैं ये इतना चेंज हो गया लेंथ में, दिस इज चेंज इन लेंथ डेल्टा L, एंड दिस डेल्टा L किसके इक्वल है यहाँ पे? इट इज L minus L0, दिस इज चेंज इन लेंथ, बराबर है। तो ये है लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे, है ना। दिस इज लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के लिए मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो एक्सपांशन हो रहा है या जो चेंज इन लेंथ है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है ना, डेल्टा T का मतलब यहाँ पे T minus T0 डिग्री सेल्सियस है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, दिस कांस्टेंट इज अल्फा,
So what is alpha here? Alpha is temperature coefficient of linear expansion. Temperature coefficient of linear expansion. It depends on nature of material and temperature. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता, बट एक मतलब 100 डिग्री 200 डिग्री तक के लिए लगभग अपन इसको कांस्टेंट मान सकते हैं सर, बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है एक्सपांशन कोएफिशिएंट, है ना। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और एक इस पे भी टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। एंड इसका मतलब जो अल्फा है, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी, और इसकी यूनिट आ जाएगी पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन बोल दो। तो अल्फा को आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी एल अपॉन एल नॉट इंटू डी टी भी लिख सकते हो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। सो अल्फा की यूनिट आइदर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो रिमेंबर, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो डी एल अपॉन एल नॉट इंटू डी टी। सो dl की जो वैल्यू इट इज अल्फा एल नॉट dt, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, देखो ये जो कोफिशिएंट है अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट ऐसा यूज कर दो, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, इफ अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी है, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे अल्फा एल नॉट dt से, है ना, और लिमिट ले लेना t1 से t2 तक, और ये आ जाएगा आपका चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ विल बी गिवन बाय, यहाँ पे L नॉट बाहर जाएगा आपका अल्फा dt एंड t1 से लेकर t2। यहाँ पे अल्फा किसका फंक्शन हो गया, मान लो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डेल्टा L आपका सीधा सीधा जाएगा, इफ अल्फा इज कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर then delta L will be alpha into L naught into direct delta T हो जाएगा, it is L naught into final temperature T minus T naught को लेके आप लिख सकते हो। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये इनिशियल टेम्परेचर से लेकर फाइनल टेम्परेचर। तो अगर अल्फा आपका कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लोगे, और अगर अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में वेरी कर रही है तो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। तो जो चेंज इन लेंथ होती है बेसिकली कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, और टेम्परेचर में चेंज आप कितना ले रहे हो। तो ये तीन फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। तो चेंज इन लेंथ को आप मेजर करते टाइम ध्यान रखना, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, और अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, टाइम का टेम्परेचर का फंक्शन है, तो फिर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? सर एक बार बता दीजिए सर वो कांस्टेंट। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ ना तो जल्दी समझोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस। इसका एग्जांपल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे दिस इज पेज नंबर 2। एग्जांपल ये ले लिया मैंने, यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, सपोज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ एल्युमिनियम इज 24 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस, और एक एल्युमिनियम रॉड है मान ले, है ना, दिस इज एनी एल्युमिनियम रॉड, ये एक एल्युमिनियम रॉड है और अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी लेंथ है अभी 1 मीटर। अगर टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस कर दो तो इसकी लेंथ में चेंज कितना होगा,
व्हाट इज दियर चेंज इन लेंथ। तो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, फिक्स है यहाँ पे, है ना। तो इसकी जो न्यू लेंथ आएगी ये कितनी हो जाएगी, चेंज इन लेंथ कितनी होगी, समझ गए। ये टोटल लेंथ हो गई इसकी। तो चेंज इन लेंथ विल बी गिवन बाय, डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू 24 इंटू 10 टू द पावर -6 per degree Celsius into 1 meter, and it is 127 minus 27 in degree Celsius। तो सॉल्व करने पे it is 24 into कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 100 into 10 to the power -6 meter, and this comes out to be, देखिए दो जीरो ये हो जाएंगे, तो it is 0.0024 meter। So what is new length? It is L naught plus delta L. So it is 1 meter plus 0.0024 meter, and this comes out to be 1.0024 meter। तो न्यू लेंथ इतनी हो गई। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया इसका लीनियर एक्सपांशन का। एक एल्युमिनियम रॉड दी हुई है, इसकी हाँ बोलो सर इसमें तो अल्फा कांस्टेंट था, जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तब एग्जाम भी बताइए। हाँ वो भी बता रहा हूँ ना बेटा। तो अगर मान लो एक और एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे कि L नॉट मतलब एट 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी रॉड की लेंथ ऑलरेडी मान लो 2 मीटर दी हुई है, और इसके लिए जो कोफिशिएंट है इट इज गिवन बाय 0.5 T। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वेयर T इन केल्विन, ये केल्विन पे है ना। देन फाइंड लेंथ एट 127 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो फार्मूला आएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे, इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, और लिमिट इसकी कहां से कहां तक आ जाएगी। सो दिस इज, सर हमको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कर लेते कन्वर्ट यहाँ पे, क्योंकि पर केल्विन में दिया हुआ है ना। बट जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक जैसा होता है, तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। बट हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये 27 है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर इज 400 केल्विन, और इसकी वैल्यू है 0.5 इंटू टी डी टी। तो ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 मीटर इंटू 0.5 तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट हो जाएगी 300 से लेकर 400 तक। और ठीक है, समझ गया। हेलो हाँ तो ये 5×10 मतलब बचेगा 1/2, और ये एक्चुअल में ना यहाँ पे ये कांस्टेंट थोड़ा इंटू 10 टू द पावर लिखना पड़ेगा -4 इंटू टी, ऐसा है ये। तो इसमें आपको 10 टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई भी निकालना पड़ेगा पहले। तो ये इनिशियल टेम्परेचर से लेकर फाइनल टेम्परेचर तक आ जाएगा, एंड इट इज एल नॉट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन बराबर है, क्योंकि ये टेम्परेचर 300 है, और ये हो जाएगा 400 केल्विन, और वैल्यू पुट कर देना 0.5 10 टू द पावर -4 इंटू टी और फिर डी टी। तो ये हो जाएगा 2 मीटर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट 300 से लेकर 400 तक। तो इसमें देख सकते हो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तुम्हारा, 0.5 10 टू द पावर -4, एंड ये 4 4 जा 16,000, एक जीरो और आएगा, एंड 3 3 जा 9, 4 जीरो और, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इट इज 0.5 10 टू द पावर -4, कितना बच रहा है, 70,000, और 4 जीरो और आ गए, है ना। तो इस पे देख सकते हो ये वाला जो टर्म है, ये 4 जीरो ये कट जाएंगे, 7 5 जा 35, इट इज 3.5 मीटर। तो जो चेंज इन लेंथ आ रही है यहाँ पे वो कितनी आ रही है, 3.5 मीटर आ रही है, समझ गए।
तो अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट दी है तो डायरेक्ट कर लो, और अगर कांस्टेंट नहीं दी है तो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करो। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ओके, एंड देन अभी एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन अपन समझ लेते हैं। एरियल एक्सपांशन क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है। सर ये सरफेस एक्सपेंशन का एग्जांपल था क्या? अभी बता रहा ना, अभी इसको करना ना, अभी इस पेज का हो गया स्क्रीनशॉट लेके। नाउ दिस इज पेज नंबर 3 अभी। सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, दिस इज पेज नंबर 3। तो जो सरफेस एक्सपांशन होता है उसका फार्मूला कैसे बनेगा? सरफेस एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। सरफेस एक्सपांशन में जैसे मान लो ये कोई आपने ऑब्जेक्ट लिए, इसकी लेंथ है L0 और ये इसकी ब्रेथ हो गई B0। नाउ इट इज एट T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर अगर चेंज करते हो तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो इधर से भी एक्सपांड होगा, इधर से भी एक्सपांड होगा। वैसे तो ये सभी डायरेक्शन से होता है, बट मैं यहाँ पे सिचुएशन को समझने के लिए ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इतना चेंज आ गया एरिया को ये वाले पोर्शन पे। सो दिस इज चेंज इन एरिया, मतलब A माइनस आपका हो जाएगा A0, एंड व्हाट इज A0, L0, V0, मतलब एट T0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड A मतलब L इंटू बी एट T डिग्री सेल्सियस पे। A का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका एरिया है। तो सरफेस एक्सपांशन में भी फार्मूला वही बनेगा कि जो डेल्टा A है इट इज इक्वल्स टू बीटा इंटू A0 इंटू डेल्टा T, ये T डिग्री सेल्सियस पे। तो इट इज बीटा इंटू A0 इंटू T माइनस T0, एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा A अपॉन A0 इंटू डेल्टा T, एंड इट इज आल्सो इन पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। आप इसको dA डिवाइडेड बाय A0 इंटू dt भी लिख सकते हो, एंड बीटा का मतलब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए आ जाएगा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए बन जाएगा अभी फार्मूला आपका। तो वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए मैंने यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट ऐसा लिया एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए, बट वॉल्यूम में आप कैसा भी वॉल्यूम ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई इधर पे लेंथ L0, फिर ये हो गई इसकी ब्रेथ B0, ये हो गई इसकी हाइट H0, ये अभी T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो ये सभी डायरेक्शन से क्या होने लगेगा, आपका एक्सपांड होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V मतलब V माइनस V0, V0 इज L0, V0, H0, नाउ एट T0 डिग्री सेल्सियस, एंड V का मतलब LVH एट T डिग्री सेल्सियस, वेयर V का मतलब क्या है यहाँ पे,
वॉल्यूम। तो जैसे इसको डिफाइन किए थे बिल्कुल वैसे ये भी डिफाइन हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गामा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी, गामा इंटू वी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। What is gamma here? Gamma is delta V divided by V naught into delta T. इसकी यूनिट भी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आएगी। This is also dV upon V naught into dt आप लिख सकते हो। What is gamma here? Gamma is temperature coefficient of volume expansion। तो फार्मूले देखो यहाँ पे लीनियर और वॉल्यूम एक्सपांशन या फिर एरियल एक्सपांशन के फार्मूले आपके एक जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हेलो, समझ गए? फार्मूले एक जैसे दिख रहा है आपको, ये क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? सर स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भाई। ले लिए सर। Now this is page number 4. This is page number 4। अभी नोट पे अभी ध्यान देना, नोट के लिए लिख देना। तो फर्स्ट नोट आ जाएगा आपका डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, है ना। फिर डेल्टा ए फार्मूला बीटा ए नॉट डेल्टा टी, and delta V is equals to gamma V naught delta T. What is delta T here? It is T minus T naught या फिर final temperature minus half initial temperature लिख सकते हैं। And L naught, A naught, L naught मतलब length at T naught degree Celsius और L का मतलब आ गया यहाँ पे length at T degree Celsius. So what is delta L here? Delta L का मतलब है L minus L naught and delta A का मतलब है A minus A naught and delta V का मतलब है V minus V naught। अब समझ गए, इसमें कोई डाउट है नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो आपको फाइनल लेंथ चाहिए तो लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस मतलब L नॉट प्लस डेल्टा L आप करोगे तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला हो जाएगा L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा T एंड दिस कैन बी रिटन एज L नॉट को बाहर निकालो अल्फा प्लस डेल्टा T, ये फार्मूला बन जाएगा आपका, है ना। सिमिलरली आपका जो फार्मूला है A एरिया एट T डिग्री सेल्सियस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? This is 1 plus A naught into 1 plus बीटा डेल्टा T हो जाएगा एंड वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा V naught into 1 plus गामा डेल्टा T, ठीक है। ये सब एक दूसरे से लिंक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम अलग अलग फार्मूले पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से लिंक ही है। मेन तो यही हो गया डेल्टा L या डेल्टा A या फिर डेल्टा V, और उसी को आप अलग अलग तरह से ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये किस रेशियो पे होता है? 1:2:3, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा, ये इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हैं। एंड फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, और एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब हो गया जिनका अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपांशन अलग अलग होता है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपांशन अलग अलग हो रहा है किसी मटेरियल का,
ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपांशन आपका अलग अलग हो रहा है, उनको हम एनाइसोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपांशन, मतलब जैसे ये 3 डायरेक्शन में ले लूं, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया, ये z डायरेक्शन हो गया। तो सपोज x डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो अल्फा है, ये वाले डायरेक्शन पे अल्फा y है, और ये वाले डायरेक्शन पे सपोज अल्फा z है। तो फिर जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आएगा यहाँ पे, गामा की वैल्यू होगी अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z, एंड बीटा की वैल्यू मान लो आपको ये वाली फेस के लिए देखना है एक्स जेड प्लेन पे, तो इट इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड। बीटा की वैल्यू मान लो आपको वाई जेड प्लेन पे देखना है, तो इट इज अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हो जाएगा, ठीक है। और बीटा की वैल्यू सपोज आपको एक्स वाई प्लेन के लिए देखना है, तो इट इज अल्फा एक्स प्लस सर अल्फा अगर जेड। सभी प्लेन के लिए लिखना है तो सभी को ऐड करेंगे ना? नहीं, एरिया तो कोई भी एक प्लेन के लिए लिखोगे ना, एरिया आप या तो एक्स वाई प्लेन के लिए लिखोगे या वाई जेड के लिए लिखोगे, वॉल्यूम के लिए तीनों लिखना है आपको। तो गामा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है, तो तीनों का सम होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। और अगर मान लो ये तीनों एक्सपांशन कोफिशिएंट एक जैसे हैं, जैसा कि एन आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए होता है, तो इफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू alpha y is equals to alpha z is equals to alpha, so therefore beta is equals to 2 times alpha and gamma is equals to 3 times alpha, जो ये वाला केस है, ऐसा हो गया। तो ये कभी कभी होते हैं ऐसे, कोई मटेरियल एक्सेप्शनल नहीं है ना, कि अलग अलग डायरेक्शन में उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, समझ गए? तो लास्ट पॉइंट बताइए ना। क्या बेटा? तो लास्ट पॉइंट एन आइसोट्रोपिक देख, आइसोट्रोपिक मटेरियल और एक एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल का जो एक्सपांशन होता है वो सभी आइसोट्रोपिक का सभी डायरेक्शन में एक जैसा होता है, इसलिए उनमें जो रेशियो है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा के, वो 1:2:3 का रेशियो है। लेकिन एन आइसोट्रोपिक मटेरियल के जो एक्सपांशन होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अलग होगा, वाई में अलग होगा, जेड में अलग होगा। तो जैसे अगर आपको गामा चाहिए, गामा मतलब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी गिवन बाय अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ऐसा लिखोगे, समझ गए? सर फिर गामा और बीटा में क्या रिलेशन रहेगा? किसमें? बीटा और गामा में। देख, आइसोट्रोपिक के लिए तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन एन आइसोट्रोपिक के लिए डायरेक्ट रिलेशन कैसे पता चलेगी बीटा और गामा की, है ना, ठीक है। लेकिन आइसोट्रोपिक के लिए तो सीधा सीधा हो गया ना, 2 टाइम्स बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स गामा। हेलो सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा सर, क्योंकि गामा 3 अल्फा है और बीटा 2 अल्फा है, तो फिर अल्फा हाँ, प्लस वैसा 2 अल्फा 3 अल्फा। अल्फा प्लस 2 अल्फा वही तो आ रहा ना, बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर वही पूछ रहा था। ऐसा तो कुछ भी बना सकते हो। अभी समझ गए ये? कोई डाउट इस पे? और बीटा वाला नहीं समझ में आया, वो तीनों फेस के लिए अलग अलग लिखा है क्या? कौन से वाले में? सब बीटा के लिए। हाँ, वहां पे 3 केस अलग अलग। एक्स जेड प्लेन के लिए आपको एक्स जेड प्लेन के कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन लेना पड़ेगा ना। एक्स जेड प्लेन में कौन से, अल्फा एक्स और अल्फा जेड है। वाई जेड प्लेन में अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन में अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाएगा, समझ गया अभी? तो वहाँ पे जो x माइनस जेड का सिग्निफिकेंस है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? किसका किसका? एक्स माइनस जेड नहीं है वो, एक्स जेड प्लेन है वो, एक्स माइनस जेड नहीं है वो। ओके सर। ओके, एक्स जेड प्लेन है वो, एक्स माइनस नहीं। एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ओके, अभी समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी यहाँ पे मैं एक और स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ। देखो, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिए मटेरियल के, एल्युमिनियम का 24 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस है। ब्रास का 19 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लेकिन यहाँ पे जो बीटा दिया है ना वो गलत दिया है, बीटा की जगह गामा है वो। हाँ,
यहाँ पे बीटा की जगह टेबल पे वो गामा होना चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? सर बट वहाँ पे तो 72 आएगा ना। हाँ, थोड़ा ऐसा कम ज्यादा होता है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट आएगा। किसी किसी में बराबर मिल रहा है, जैसे कंक्रीट में तीनों डायरेक्शन में एक जैसा मिल रहा है ना। आयरन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, बट लगभग लगभग सेम होता है, मतलब समझ गए? यस। ओके। अभी देखो जैसे एयर के लिए जो गामा है ना, एयर में क्योंकि लीनियर एक्सपांशन नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन होगा एयर का कितना ज्यादा है। फिर आपका वाटर एंड मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांशन देखो, वाटर में लीनियर भी नहीं चलेगा और एरियल भी नहीं चलेगा, उसमें क्या चलेगा आपका? वॉल्यूम एक्सपांशन चलेगा, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड में आप वॉल्यूम लेते हो, आप लेंथ लेते हो लिक्विड की, नहीं समझ गए? उसमें तो वॉल्यूम ही लेते हैं अपन। क्लियर हो यस। गया? तो जो टेबल है वो लीनियर एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन का कोएफिशिएंट का है। ये आ गया आपके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ले लिए? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Now this is page number 5. देखो अभी पेज नंबर 5, अभी जैसे एक और एग्जांपल ये लेते हैं अपन। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ एल्युमिनियम इज 24 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस है। लाइट गोल हुई है, मैं मोड स्विच कर रहा हूँ इसका। यस सर। क्या भाई? So coefficient of linear expansion of aluminum is 24 into 10 to the power -6, ये दिया हुआ है। अब इसमें मान लो कोई आयरन सीट है ऐसी, है ना, और इसका एरिया, नाउ एरिया ए नॉट इज 6 मीटर स्क्वायर है। नाउ दिस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस पे। देन फाइंड एरिया एट 127 डिग्री सेल्सियस पे, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना कितना आएगा। समझ गया क्वेश्चन? तो सॉल्व कैसे करोगे? चेंज इन एरिया विल बी गिवन बाय ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। यही देखोगे ना फार्मूला, बीटा ए नॉट इंटू डेल्टा टी बराबर है। यस सर। तो अब बीटा तो गिवन नहीं है, अल्फा गिवन है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू डेल्टा टी कर दोगे। 2 into 24 into 10 to the power -6 और टेम्परेचर डिफरेंस 127 माइनस 27। सारे डेटा आप एसआई सिस्टम पे ले रहे हो, तो ये कैलकुलेशन करने पे कितना जाएगा? एरिया 6 मीटर का और मल्टीप्लाई करना था into 6, so it is 2 into 24 into 6 into 10 to the power -6 into 100, ये जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पे। तो ये ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे? 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर बराबर है -4 बचेगा। -4 आएगा। हाँ, तो ये आएगा 0.288 बराबर है। सो यस सर। फाइनल एरिया विल बी ए नॉट प्लस डेल्टा ए, तो इट इज 6 सर 0.0288 आएगा ना। हाँ 0 पॉइंट कितना
हाँ, 0.0288। हाँ, एक जीरो और लगेगा, इट इज इन मीटर इस पर, तो 0.0288 मीटर स्क्वायर हो जाएगा नया एरिया। अब ऐसे एक और एग्जांपल यही ले लें अपन यहाँ पे, ये एक एल्युमिनियम स्फीयर है, दिस इज एल्युमिनियम स्फीयर, और एट 27 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वॉल्यूम है ये सपोज 10 मीटर क्यूब है। नाउ फाइंड वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम कितना होगा ये मेजर करना है, ठीक है। ओके, तो 127 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मेजर करना है, कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे फार्मूला इक्वल्स टू गामा इंटू कितना लिखोगे, गामा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी, बट गामा तो गिवन नहीं है लेकिन अल्फा गिवन है, सो इट इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एल्युमिनियम, ये गामा ऑफ एल्युमिनियम इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी, so 3 into 24 into 10 to the power minus 6, और वॉल्यूम इज 10, टेम्परेचर डिफरेंस 127 minus 27, आंसर आएगा आपका मीटर क्यूब पे, ये आएगा कितना 72 into 10 to the power minus 6 into 100 in मीटर क्यूब। कितना हो गया बेटा ये पूरा 0.72, so 0.072। बराबर है, तो पानी वॉल्यूम डेल्टा वी पुट कर दो 10.8। सर पूर्वा कुंभलवार के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, माइक डिस्टर्ब कर रहा है उसका। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। हाँ, समझ गए ये कैलकुलेशन, समझ गए कि डाउट है कुछ अपन ने भी। अब इसकी एप्लीकेशन में आते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन, पेज नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन। Now this is page number 6, application of thermal expansion. एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन में है ना, देखो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे होता है ध्यान देना। मान लो यहाँ पे दो हमने ये दो वॉल को हमने फिक्स कर दिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और मान लो ये कोई रॉड है और अभी इसका जो टेम्परेचर है ये कितने पे है T0 डिग्री सेल्सियस पे, और दो वर्टिकल वॉल के बीच में आपने इसी रॉड को फिक्स कर दिया है, ये भी वॉल है ना, जैसे आपके घरों में दो दीवार है ना, फेसिंग दीवार, उसके बीच में एक रॉड लगा दो ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक। अब गर्मी आएगी तो क्या होगी, वो रॉड फैलेगी, अरे हाँ है ना, यस सर। फैलेगी तो क्या होगा बताओ जरा, रॉड बाहर निकलने की कोशिश कर रही, लेकिन ये जो दीवार है ये बाहर निकलने नहीं देगी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें आएगा एक्सपांशन, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो इसमें होगा कंप्रेशन। तो दोनों केस में अगर मान लो यहाँ पे आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी जो लेंथ थी L0 है, नाउ इट इज एट T0 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी एट T डिग्री सेल्सियस पे, है ना, बढ़ेगी। मान लो आपने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दिया तो इसकी कोशिश है एक्सपांड होने की, लेकिन ये जो दीवार है ना ये इसको बाहर नहीं जाने देगी, तो ये जो दीवार है इसमें फोर्स किधर लगाएगी, अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेगी, मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो दिस इज फोर्स ऑन
रॉड बाय बॉल, दोनों तरफ से फोर्स रहेगा, फोर्स ऑन रॉड बाय बॉल। तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी अब यहाँ पे। और अगर टेम्परेचर कम करते हो तो ये अंदर सिकुड़ती तो दीवार उसको अंदर नहीं सिकुड़ने देती, तो फिर उसमें कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती? टेंसिल स्ट्रेस जनरेट होती। टेंसिल मतलब खींचने वाली, और एक कंप्रेस करने वाली। तो टेम्परेचर बढ़ाओगी तो रॉड की टेंडेंसी एक्सपांड होने की होगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रॉड की टेंडेंसी कंप्रेस होने की होगी, लेकिन दीवार उसको नहीं कंप्रेस होने देगी। तो फिर कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी यहाँ पे? टेंसिल स्ट्रेस जनरेट होगी। तो एक बार फिर से पहले बताओ। हम स्ट्रेन के लिए देख लें। सिंस डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी होता है। सो देयरफॉर थर्मल स्ट्रेन का फार्मूला किसके बराबर आएगा? थर्मल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, दिस इज द स्ट्रेन, एंड ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर बचेगी। तो थर्मल स्ट्रेन is depends only on coefficient of linear expansion and temperature difference, ठीक है। एंड सिंस थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन आप लिखते हो, तो यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, तो यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेस है वो यंग्स मॉडुलस पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे, इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। एंड फोर्स की अगर हम बात करें, थर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो फोर्स ऑन रॉड बाय बॉल विल बी गिवन बाय यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, and this is the area of cross section into area of cross section। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स निकल जाएगा। ये स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या है यहाँ पे? थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला आपके पास में है, इट इज यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस, and this is the formula for thermal force, and this is the formula for thermal strain। तो थर्मल स्ट्रेन लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, ध्यान रखना है ना, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पे एंड टेम्परेचर डिफरेंस पे। एंड थर्मल स्ट्रेस भी यंग्स मॉडुलस पे, अल्फा पे एंड डेल्टा टी पे। एंड थर्मल फोर्स भी इस तरह से हमने निकाल लिए। समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो? नो सर, नो डाउट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, नीचे वाला बेटा देख, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आपको स्ट्रेस पता है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? आपका फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। हेलो? ठीक है, अरे समझ गया? ओके, तो जैसे जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अपन ने ये पढ़े थे, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो वहां पे क्यों नहीं बताया था, अभी समझ गए होगे तुम लोग, है ना? क्योंकि जब हम थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो पहले हमको तो ये पढ़ना पड़ेगा ना, टेम्परेचर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एक्सपांशन की प्रॉपर्टीज है, तब अपन पढ़ते हैं। इसलिए मैंने वहां पे ये डिस्कस नहीं किया था। तो कुछ कुछ चैप्टर में ऐसे टॉपिक आए थे जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उनको उस टाइम पे हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। तो जहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है डिस्कशन, उसके बाद ही हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक आपको कुछ बुक में वहां पर भी मिल जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, लेकिन अपन ने उसको वहां पे डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले सर ले लिए। ओके, अभी बायमेटालिक स्ट्रिप, अभी ये तो हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस एंड बायमेटालिक स्ट्रिप। सर यहाँ पे बाय यंग्स मॉडुलस है ना? हाँ, बाय मतलब यंग्स मॉडुलस, बाय मतलब यंग्स मॉडुलस। Now this is page number 7. This is page number 7, बायमेटालिक स्ट्रिप। अभी अगली जो एप्लीकेशन है,
बायमेटालिक स्ट्रिप्स इस पे एंड टू एंड यहाँ पे रिविट लगा देते हैं ऐसे, जिससे टेम्परेचर चेंज करने पे ये बीच में से इनका जॉइंट नहीं खुलना चाहिए, है ना, इसलिए रिविट लगा देते हैं। और एक तरफ यहाँ पे ब्रास मटेरियल लेते हैं और दूसरी तरफ कौन सा मटेरियल लेते हैं, स्टील मटेरियल ले लेते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन दैट फॉर स्टील। तो अभी इसको फिक्स कर देते हैं, मान लो T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये फिक्स है यहाँ पे। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर राइज करोगे तो एक्सपांशन ज्यादा किसमें होगा, विच वन इज एक्सपांड, ब्रास ज्यादा होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ज्यादा है यहाँ पे, है ना। सो लेंथ ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। और अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ये यहाँ से तो जॉइंट खुलेगा नहीं, फिक्स किया हुआ है, इसलिए इसका जो शेप है ना ये ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टील इधर रहेगी और ये क्या आगे यहाँ पे ब्रास रहेगी ऐसे। अच्छा ये बताओ, उल्टा करते, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो जरा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो ये हुआ था, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर देख, जिसमें एक्सपांशन ज्यादा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे ब्रास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्रास की लेंथ ज्यादा कम आएगी, लेंथ ऑफ ब्रास इज लेस देन दैट ऑफ स्टील। तो फिर ये इसका जो शेप है ना ये ऐसा बनेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ या कुछ भी करो, दिस इज फॉर ब्रास, अभी ब्रास इधर आ जाएगी, है ना, और ये कौन सा रहेगा यहाँ पे, स्टील। टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पे, अभी समझ गए कि नहीं, ये स्टील अभी कॉन्वेक्स साइड पे और कॉन्केव साइड पे कौन है, ब्रास है। यहाँ पे कॉन्केव साइड पे स्टील है और कॉन्वेक्स साइड पे कौन है, ब्रास है। तो टेम्परेचर चेंज करने से जो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी मटेरियल का ज्यादा होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो आपने दोनों की सेम लिए हुए यहाँ पे, है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल लेंथ सेम है, तो एक्सपांशन भी ज्यादा होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना बायोमेटालिक स्ट्रिप की, बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज किसके लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर थर्मोस्टेट। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप इज यूज्ड फॉर थर्मोस्टेट, यूज्ड फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, यूज्ड फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब ऑटोमेटिक स्विच बनाए जाते हैं जिसको आप बोलते हो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है ऐसे ऑटोमेटिक स्विच बनाने के लिए जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है या टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो इसका डायग्राम मैं स्क्रीन शेयर ले रहा हूं, इसका आप लोग ये देखो, बायोमेटालिक स्ट्रिप दिख रही है, हेलो दिख रही है कि नहीं, स्विच के जैसे कैसे काम कर रही है, हेलो स्विच के जैसा कैसे काम कर रहा दिख रहा है, यस सर। हाँ, तो ये स्विच के जैसा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑन है ये स्विच, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बायोमेटालिक स्ट्रिप में एक्सपांशन होगा, है ना, तो देखो वहां पे स्विच अभी ऑफ हो गया क्योंकि जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का ले लिए, हेलो इसका स्क्रीनशॉट लो, बायोमेटालिक स्ट्रिप का ले लिए क्या, हेलो ले लिए ना, आगे इसको मैं बंद कर रहा हूँ, वापिस आ रहा है पेज पे अपन, वो ले लिए थे वो वाला, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हेलो ले लिए, यस सर। पेज नंबर 8 पे एक होता फोटोग्राफिक एक्सपांशन,
अब दिस इज पेज नंबर 8। देखो इस पे, हाँ, मान लो ये कोई मेटेलिक सीट है, ये ऐसे, और इस पे एक होल आपने कर दिए यहाँ पे ऐसे। दिस इज एनी मेटेलिक सीट। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, इसकी रेडियस है R0 और ये लेंथ है L0, सॉरी दिस इज ब्रेथ इज B0 और ये इसकी लेंथ है L0 यहाँ पे, और अभी ये कितने पे, T0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ क्या क्या होगा, ये वाली रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ तक की, हाँ, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ जरा, L0 बढ़ेगी, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस B0 भी बढ़ जाएगी, बराबर है। और ये रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कम होगी कि बढ़ेगी, ये हेलो क्या होगी रेडियस, अरे बताओ भाई, ये जो होल है ये सिकुड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये भी फैलेगा, नहीं, यही मिस कॉन्सेप्ट है, ये वाला होल भी बढ़ेगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये मिस कॉन्सेप्ट होती है जनरली, यार ये सिकुड़ेगा, ऐसा थोड़ी है बेटा। जैसे मान ले यहाँ पे तूने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है R रेडियस का, अब तुम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये सर्कल भी तो बढ़ता जाएगा ना, ये यहाँ पे होल किए हो, यहाँ होल नहीं किए मान ले, अब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पूरी सीट फैल रही है, पूरी सीट फैल रही है, तो ये एक्सपांड होके मतलब ये इस तरह से बन जाएगी इसकी रेडियस, ये ऐसा जाएगा, समझ गए। तो ये भी तो फैलेगा ना, तो अंदर से भी फैलता, बाहर से भी फैलता, सब डायरेक्शन से एक्सपांशन होता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन से एक्सपांशन होता है, तो लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी और रेडियस भी बढ़ेगी अंदर के होल की, ठीक है। हेलो, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस के लिए, क्वेश्चन जरूर बनते हैं इसमें से, थर्मल एक्सपांशन से, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाकी जगह पे मिक्सअप कर देते हैं आप थर्मल एक्सपांशन, तो इसलिए एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे एडवांस में, बहुत मतलब हर साल क्वेश्चन बनेगी एडवांस में थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड, क्योंकि हर कहीं पे आप इसको मिक्स कर सकते हो, इस टॉपिक को, हाइब्रिड क्वेश्चन बनते जनरली। फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगले